हूँ प्रार्थना शर्मा। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की तमाम नई खबरों पर। ममता बनर्जी पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी का आरोप, भाजपा ने बंगाल में बदलाव का दावा किया। पीएम जनमन योजनाओं के तहत बनी सड़क में घटिया निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने ठेकेदार और इंजीनियर की जांच की मांग की। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान 45 डिग्री के करीब, डॉक्टरों ने लोगों से संपर्क रहने और धूप से बचने की अपील की। चलिए बढ़ते हैं आगे। संजय श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। नगरीय निकाय यानी नान के अध्यक्ष और भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता और ममता बनर्जी भी संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। संजय श्रीवास्तव ने दावा करते हुए कहा कि पहली बैठक के बाद ही ममता बनर्जी स्वतः बर्खास्त हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया और बयानबाजी से साफ जाहिर होता है कि सत्ता के प्रति उनकी लोलुपता कितनी गहरी है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है, लेकिन जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आज एक विचित्र उदाहरण पेश किया गया। जो उदाहरण भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, जो उदाहरण जनादेश का अपमान है, जो उदाहरण पश्चिम बंगाल के वोटर्स का अपमान है और एक संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। ममता बनर्जी द्वारा यह कहना, एक बड़ी हार के बाद भी इस बात को कहना कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, यह उनकी खींच को प्रकट करता है और उनका यह कथन इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद इस्तीफा नहीं देकर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, जनादेश का अपमान कर रही है, वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन 15 वर्षों में बंगाल की जनता का क्या हाल उन्होंने किया होगा। हमारा आरोप जो लगता था वह सिद्ध हो गया कि कुर्सी के प्रति इतना मोह और उसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जाए, यह आज उनके कथन से बहुत स्पष्ट होता है। भारतीय संविधान के एक बरसों बरस से एक ऐतिहासिक परंपरा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां पर चुनाव के बाद यदि कोई पार्टी हार जाती है, सत्ता पक्ष हार जाता है, तो सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही बड़े दिल के साथ में किया जाता है और उस हार को स्वीकार किया जाता है, जनादेश जनादेश का सम्मान किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो आज उदाहरण पेश किया है, इस बात को सिद्ध करता है कि उनकी नीयत हमेशा से ठीक नहीं रही और लोकतंत्र की इस तमाम मर्यादाओं को धज्जियां उड़ाते हुए सत्ता का किस तरीके से उपयोग हमेशा करते रहे, यह आज उन्होंने उदाहरण पेश किया है। लेकिन ये देश के अंदर में संविधान है, प्रथम बैठक के बाद एक समय जो समाप्त हो जाता है उसमें अपने आप वो विधानसभा भंग हो जाती है, कोई विधायक नहीं रहता है। ये ज्ञान उनको होना चाहिए। अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का दुरुपयोग करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन भारत के संविधान के सामने कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति जो है वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए जो जनादेश मिला है उस जनादेश का सम्मान करते हुए पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक नए मुख्यमंत्री के रूप में कोई एक व्यक्ति पदभार ग्रहण करेगा और पश्चिम बंगाल में जो कुशासन पिछले 15 वर्षों में, उसके पहले 35 वर्षों में जा रहा है, उस कुशासन को समाप्त करके एक संवैधानिक व्यवस्था, एक लोकतंत्र को वहां पर स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने किया था। वो लोकतंत्र वहां पर स्थापित होगा। अंबिकापुर के मेन पार्ट में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पीएम जनमन योजना के तहत बनाई गई सड़क निर्माण के कुछ ही घंटों बाद उखड़ने लगी। मामला कदनाई इलाके का है, जहां ग्रामीणों ने ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से घटिया निर्माण का आरोप लगाया है।
मेनपाट के ग्राम कदनाई से लोटा भवना को जोड़ने वाली करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क 2 दिन पहले ही बनाई गई थी, लेकिन अब सड़क की डामर और गिट्टी बाहर आने लगी है। हालात ये है कि सड़क पर हाथ लगाने भर से डामर की परत उखड़ रही है। ग्रामीणों सीमा मिंज और जगेश्वर ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और केवल खानापूर्ति की गई है। उनका कहना है कि सड़क पर डामर की बहुत पतली परत बिछाई गई, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जन मन योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण योजना में भी अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। अब ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। योगेश्वर, हाँ। ये सड़क किसे बनी थी? तो बनाने ते में मिट्टी दिख रहा है नीचे, हाँ। मोटा 1 इंच दिख रहा है, और उखड़ रहा है, उखड़ रहा है। बढ़िया बनी थी तो कि नहीं? इसमें तो 2 दिन ट्रैक्टर जाएगा तो उखड़ जाएगा, पूरा उखड़ जाएगा। पूरा उखड़ जाएगा। तो इसको मरम्मत सही से बनवाना है तो बनवाना है, बढ़िया से बनवाओ। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। वहीं गर्मी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूली बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन रोजाना घर से बाहर निकलकर काम करने वाले लोगों के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने और हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। झुलसा देने वाली धूप, तपती सड़कें और गर्म हवाओं ने राजधानी रायपुर में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोग राहत के लिए कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बार बार ठंडे माहौल से निकलकर सीधा तेज धूप में जाना शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक एसी और बाहर की तेज गर्मी के बीच अचानक तापमान बदलने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी में बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को ढककर रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें और लंबे समय तक धूप में रहने से बचें। राजधानी रायपुर के वेंकटेश हॉस्पिटल की डॉक्टर शीतल इंगले ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही लोगों को अस्पताल तक पहुंचा सकती है। भीषण गर्मी के इस दौर में जरूरी है कि लोग अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। है ना, शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल कम हो जाता है। इसके लिए लोगों ने पानी अधिक मात्रा में लेना चाहिए। सिर्फ पानी नहीं, बट पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करने के लिए नींबू शक्कर पानी या ORS पाउडर ये लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक घंटे में उन्होंने पानी का इंटेक रखना ज़रूरी होता है। दूसरा जो हेल्थ इशू है वो होता है कि टेम्परेचर आना, हाई फीवर आना, है ना। हाई फीवर, हीट स्ट्रोक भी एक गंभीर मात्रा में बीमारी है, जिसमें कैसे पेशेंट को बुखार आता है तेज वाला, उनको बेहोश होते हैं, चक्कर आता है, उल्टी होती है, काफ़ी हेडेक होता है। तो ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हो, आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना। मैं डॉक्टर शीतल इंगले, MD मेडिसिन, श्री वेंकटेश हॉस्पिटल्स में हूँ। यहाँ पे ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है कि जिस बारे में पेशेंट को कंडीशन में लाके हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जी, मेरा एक ये सवाल था कि हीट स्ट्रोक अगर होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे में किस तरह से बचाएं। और दूसरा, लोगों के बीच में काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि फीवर में नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी हीट स्ट्रोक ही होता है, आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को आप एक्सपोज होते हो। तो ऐसे इसमें पहले तो आपको छाँव में रहना चाहिए, ठीक है। आपको धूप से एक्सपोज होना बचना चाहिए। पूरा आपका शरीर ढक के रखना चाहिए, पूरे कपड़े पहनना है, लाइट कलर के मोस्टली। आपका सर ढकना चाहिए, कान ढकने चाहिए, है ना। और छाता यूज़ कीजिए या स्कार्फ यूज़ कीजिए। ये सब दोपहर को 12 से 4 बजे तक का टेम्परेचर बहुत सीवियर मात्रा में था, उस टाइम पे आप बाहर निकलना
अवॉइड कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो सारा ये प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। फिर आप धूप से आप आए हो तो आपको पानी से पूरा आप नहा लीजिए, वो बेटर रहेगा ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। अगर हीट स्ट्रोक के आपके कुछ भी सिम्टम्स लगे हैं, है ना, तो सबसे पहले तो आपको पानी पीना, इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडेड पानी पीना ज़रूरी है। थोड़ा शरीर को ठंडा हुआ करना पड़ेगा, है ना। तो और फिर बाकी सब मेडिसिन तो फिर आपको डॉक्टर के पास आके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसके जैसे आजकल एसी चल रहा है, एसी से निकल के सीधे वहाँ पहुँच गए नहीं, धूप वो में, धूप चीज़ से फिर avoid तो इसके लिए इसके बारे में थोड़ा सा वो चीज़ जैसे आप घर पे एसी में हो और तुरंत आपको बाहर निकलना तो वो अवॉइड करना है, क्योंकि सडनली कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आप एक्सपोज हो जाओगे, है ना। तो ऐसे इसमें आपको पहले निकलने से पहले 10-15 मिनट एसी बंद रखिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहिए, फिर सब आप कपड़े बांध के सब पैक होके फिर बाहर आप निकल सकते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि आपका सडन ठंड के हिस्से आप धूप में चले जाए ना। थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में रह के फिर बाहर निकलो। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने। कोरिया जिले के जंगलों से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक दंतेल हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना देवगढ़ वन परिक्षेत्र के शेराडोर जंगल की है, जहां महिला अकेले झोपड़ी बनाकर रह रही थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। कोरिया जिले के देवगढ़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत शेराडोर जंगल में मंगलवार देर रात एक दंतेल हाथी ने बुजुर्ग महिला सन बसिया पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर हाथी के पैरों के निशान मिले, जिससे साफ है कि हमला हाथी ने ही किया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह हाथी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भटक कर यहां पहुंचा हो सकता है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पति के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती थी और पशुपालन व खेती कर जीवन यापन करती थी। करीब 3 महीने पहले पति की मौत हो गई थी, लेकिन महिला अकेले ही वही रह रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं वन विभाग की ओर से मृतका के बेटे को तत्काल सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपए दिए गए। फिलहाल वन विभाग इलाके में निगरानी बढ़ा रहे हैं और लोगों से जंगल के आसपास सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्राम शेराडार की महिला को जो है मार दिया गया, जिसकी उम्र लगभग 56 वर्ष थी, जिसे हम लोगों के द्वारा जो है पीएम के लिए यहाँ हॉस्पिटल सोनात लाया गया है और उनके परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि 25,000 रुपये दी गई है। सर क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रकार की घटनाएं सामने आई? चूँकि जंगल का क्षेत्र जो है जहाँ ये घटना हुई है, ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर जंगल के अंदर की घटना है और ये महिला जो है अकेले रहती थी और इसे पता भी नहीं चल पाया। जंगली हाथी जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क से होते हुए इस जंगल में आ गया और हम लोगों से ही अपील करना चाहेंगे कि जंगल में जो हाथी घूम रहा है अकेला है, दल से बिछड़ा हुआ है, जंगल ना जाए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बताए चंदाक लोग वो गए मछली मारने के लिए नदी और वहाँ महुआ छोड़े थे, वहाँ कुटिया में महुआ कुटिया में छोड़े थे। वहाँ आए एक महुआ लेते चले जाएंगे चंदा, तो देखे तो वहाँ हमला कर दिए थे हाथी। वहाँ हमला करने के बाद यहाँ शेराडार में आया तो बताया राम प्रसाद के कि भाई वहाँ तो तेरे वो हमला कर दिए हैं वहाँ के रहने वाले बुढ़ी को। तो वो फ़ोन लगाया मेरे पास, फ़ोन लगाया सुबह 7 बजे ही फ़ोन मेरे को पता चला। सुबह 7 बजे से वहाँ सुना, उसके बिन खाने पीने से वहाँ हम लोग चले गए वहाँ माँ के पास, देखे तो उथल पथल सब करके रख दिया। वन विभाग की तरफ से सहायता राशि दी गई? हाँ, वन विभाग के तरफ से सहायता राशि 25,000 दिए गए। बिरगांव बम मामले को लेकर अब सियासत गरमा गई है। संदिग्ध युवक विनय देवांगन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मामले को राजनीतिक रंग देकर सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संदिग्ध विनय देवांगन को केवल कांग्रेस महापौर नंदलाल देवांगन का रिश्तेदार बताकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि उसके भाजपा नेताओं से भी करीबी पारिवारिक संबंध है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संदिग्ध विनय देवांगन को केवल कांग्रेस महापौर नंदलाल देवांगन का रिश्तेदार बताकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि उसके भाजपा नेताओं से भी करीबी पारिवारिक संबंध है। कांग्रेस का दावा है कि विनय देवांगन भाजपा नेता ओम प्रकाश देवांगन का भी नजदीकी रिश्तेदार है। वहीं भाजपा पार्षद एवज देवांगन से भी उसका पारिवारिक रिश्ता बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विनय देवांगन की पत्नी एवज देवांगन की बहन है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरे मामले में सिर्फ महापौर नंदलाल देवांगन का नाम उछालकर एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रिश्तेदारी कई राजनीतिक परिवारों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अपराधी का कोई डर नहीं होता और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर कानूनी व्यवस्था को लेकर विफल रहने का आरोप भी लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के पराक्रम का एक उपक्रम था। भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार से उसमें पराक्रम दिखाया था, निश्चित तौर पे सारा देश उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है, तो उनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के खाते में ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ इतना जाता है कि ट्रंप के बोलने पे उन्होंने युद्ध विराम किया था। 1 दर्जन बार ट्रंप ने कहा था कि मेरे बोलने पे भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने युद्ध में सीज फायर किया था, जिसका जवाब आज तक नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं की शौर्य गाथा का एक प्रतीक है। निश्चित तौर पे हम अपने सेनाओं को बधाई देते हैं, देशवासियों को बधाई देते हैं, लेकिन इस बात के लिए आज भी देश के लोगों को मलाल है कि हमारे इस पराक्रम में, हमारी सेनाओं के पराक्रम में युद्ध विराम का श्रेय अमेरिका लेता है, हमारे प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। और इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।